Hello students, welcome back to Prepon. In today's editorial page of The Hindu, there are two columns and two editorials. पहला वाला देखते हैं. पहला वाला editorial is about the Supreme Court releasing the convicts of Rajiv Gandhi assassination case. इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ नहीं है, nothing new. इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है. And nothing is there which can be highlighted in this particular editorial. So let us leave it. दूसरा जो है वो अबाउट बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस. आपको पता है इजिप्ट में शर्म एल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग चल रही है 6 to 18 नवंबर. और सबसे बड़ी इशू आ रही है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को, उसकी सबसे बड़ी इशू है. उसको लेके आर्टिकल है. इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने ये बोला था कि हम 2020 तक $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे ताकि वो क्लाइमेट जो डैमेज है या जो क्लाइमेट सेफ्टी के मेजर्स होते हैं उनके लिए काम कर सके. बट उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बारे में है. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स डेवलप्ड कंट्रीज हैव इंसिस्टेड अपॉन 2 points ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस. शुरुआत से ही क्लाइमेट फाइनेंस की बात शुरू हो जाती है. पहले तो ये मेंटेन कर रहे हैं कि कमिटमेंट टू रीचिंग टारगेट ऑफ 100 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस अ ईयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फर्स्ट प्रॉमिस्ड इन 2009 is close to being met. Second, they view the mobilization of private finance as the critical component of climate finance henceforth. दूसरा एम्फेसाइज ये कर रहे हैं कि जो प्राइवेट फाइनेंस का कंपोनेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बोला गया है. अब अंडर अचीव्ड गोल्स की बात करते हैं. शॉर्टली बिफोर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी. रिपोर्ट का नाम है इट इज द स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट कमेटी ऑन फाइनेंस UNFCC जो कि स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट आई है. उसकी रिपोर्ट में बोला गया है कि द प्रोग्रेस मेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ मोबिलाइजिंग 100 बिलियन पर ईयर. द रिपोर्ट मेक्स टू थिंग्स क्लियर. While estimates vary, it is widely accepted that 100 billion goal has not been achieved. 2020 में नहीं हो पाया. An earlier effort to mobilize private finance by developed countries has met with comprehensive failure. वो जो प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस आना था वो फेलियर रहा और 2020 तक का गोल नहीं हो पाया. ये जो रिपोर्ट आई है इसका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD कंट्रीज है उनके बेस पर है, जिसको ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है. तो ये उस डेटा के बेस पर रिपोर्ट बनाई गई है. क्लाइमेट द चैलेंज फॉर लो इनकम कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज हैव फॉर लॉन्ग इंसिस्टेड ऑन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस should come from public funds as private finance will not address their needs and priorities especially related to adaptation. अब ये कहना है इस आर्टिकल में इस पॉइंट का कि जो प्राइवेट फाइनेंस है वो एडेप्टेशन के लिए पैसा नहीं देंगे. पब्लिक फाइनेंस में तो हो जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो अपने उसके लिए पैसा देंगे जहां पर उनका प्रॉफिट मोटिव सॉल्व होगा. मिटिगेशन और एडेप्टेशन में आपको फर्क पता है. मिटिगेशन की जब बात करते हैं क्लाइमेट के संदर्भ में तो मतलब होता है कि हम जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को हम रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर दें, मतलब जितने भी सोर्सेज है ग्रीन हाउस गैसेस के उनको खत्म कर दें. एडेप्टेशन का मतलब होता है कि डैमेज को कम करें. कैसे करें? मान लीजिए जहां पर सी लेवल राइज होता जा रहा है वहां पर हम वॉल्स बना दें, कुछ सी वेल्स बना दें ताकि किसी तरीके से हम अडेप्ट कर पाएं चेंजिंग एनवायरनमेंट को. तो इनका कहना है डेवलपिंग कंट्रीज का कि जो प्राइवेट फाइनेंस है वो मिटिगेशन के लिए तो पैसा देने को तैयार है, एडेप्टेशन के लिए पैसा नहीं देता है. एडेप्टेशन इज अनलाइकली टू ऑफर कमर्शियली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट फाइनेंसियर्स. तो वो उसके लिए पैसा नहीं देंगे, वो तो पब्लिक फाइनेंस से ही आना चाहिए. उस पर रिपोर्ट है. Assumptions and the realities. There are further assumptions in the CFDP scenarios that need to be laid bare. ये एक पर्टिकुलर एक और रिपोर्ट है जो ग्लासगो में ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने एक और रिपोर्ट दाखिल की थी. फॉलोइंग द डिसमल फेलियर टू मीट द $100 बिलियन गोल, डेवलप्ड कंट्रीज पुश्ड द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग 2025 फ्रॉम 2022. ये कर दिया था. लेकिन जो ग्लासगो में मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, developed countries came up with a climate finance delivery plans CFDP to meet the goal, again using the OECD report accounting framework and the 2016 roadmap, claiming this time the goal would be met in
23। कहने का मतलब है पहले उन्होंने बोला था कि 2025 तक कर देंगे, बट एक नया डिलीवरी प्लान है जिसके बेस पर इसे वो 2023 तक कर देंगे। तो उसी की बात हो रही है। क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान, इट एज्यूम्स अ प्राइवेट पब्लिक फाइनेंस मोबिलाइजेशन रेशियो स्टार्टिंग फ्रॉम 0.21, दैट इज 0.21 यूनिट ऑफ मोबिलाइज प्राइवेट फाइनेंस पर यूनिट ऑफ पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस। मतलब ऐसे मान लें कि हर यूनिट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पे 0.21 यूनिट प्राइवेट फाइनेंस होगा 2021 में। उसके बाद 2025 तक होते होते पब्लिक फाइनेंस बढ़ जाएगा और प्राइवेट फाइनेंस कम होता चला जाएगा। अल्टीमेटली विद शेयर ऑफ एक्टिविटीज विद लो मोबिलाइजेशन पोटेंशियल राइजिंग फ्रॉम 30% इन 2021 टू 50% 2025। मतलब वो एक्टिविटीज जिसमें फाइनेंस मोबिलाइजेशन पोटेंशियल कम होता है वो आगे चल के जिनको प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा वो 30% से 50% हो जाएंगी। दिस एम्प्लाइज दैट द कंपोजिशन ऑफ पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस पोर्टफोलियोज विल प्रोग्रेसिवली चेंज टुवर्ड्स लार्जर शेयर ऑफ एक्टिविटीज विद लो टू नो प्राइवेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन पोटेंशियल। पब्लिक फाइनेंस ज्यादा होने लगेगा, प्राइवेट फाइनेंस जहां नहीं होगा वहां पब्लिक हो जाएगा। उसके बारे में उस बेस पे कह रहे हैं कि इसे हम इंप्रूव करते चले जाएंगे। देयरफॉर addressing the urgent climate finance needs of developing countries cannot be left to the mercy of false promises of trillions of US dollars in mobilized private climate finance। Private companies पे या entities पे नहीं निर्भर कर सकते हैं। Ultimately it has to be from the public finance, that is grant based and concessional international public climate finance will continue to play the key role in addressing the needs and the priorities of developing countries, especially in the face of growing challenges due to extreme weather conditions। कहने का मतलब है we cannot rely upon the private finance, ultimately it has to be either low interest rate पर या grant based पैसा जो public finance institutions है उनसे ही आएगा, उससे ही हो पाएगा। प्राइवेट फाइनेंस की जो कोशिश की जा रही है उससे बात नहीं बनेगी। इट हैज टू बी, द बर्डन हैज टू बी टेकन बाय द पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अल्टीमेटली। तो उसके बेस पे है द होल दिस कॉलम इज अबाउट नथिंग बट द इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। अगर वो नहीं होगा तो डेवलपिंग कंट्रीज अपना रोल नहीं कर पाएंगे जहां तक एडेप्टेशन पहले और मिटिगेशन की बात है। वो एडेप्टेशन इसलिए करना चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज उस हालत में नहीं है कि वो एकदम फॉसिल फ्यूल को बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर चले जाएं। डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और जबकि पूरा जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज की या डैमेज की वो डेवलप्ड कंट्रीज पे जाती है, वो ही मेन एमिटर्स रहे हैं। तीसरा एक जो एडिटोरियल है वो है वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर मस्ट बी डिसइंटेंसिफाइज्ड। कहने का मतलब अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्राउंड वाटर कंजम्पशन की रिपोर्ट आई है, उसमें थोड़ा सा गुड न्यूज के तौर पे पेश कर रहे हैं। ये बताया गया है कि द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिफाइंड एज द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड फॉर द एंटायर कंट्री इज 437 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। मतलब 18 साल में ये बढ़ा है। ग्राउंड वाटर का मतलब है एक वाटर टेबल होती है। वाटर टेबल का मतलब होता है, वाटर टेबल का मतलब है जो रॉक्स में क्रैक्स और पोर्स होते हैं वहां पर अगर पानी मिलने लगे, वो सैचुरेट हो जाए वाटर से, उसे वाटर टेबल कहते हैं। और जब वाटर स्ट्रेटा जो होता है, सच वाटर स्टोर्ड इन सबटेरेनियन स्पेसेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर एंड द वाटर बियरिंग रॉक स्ट्रेटा इज कॉल्ड एक्वीफर्स। और जहां पर रॉक स्ट्रेटा जहां ये मिलने लगता है पानी, उसे एक्वीफर्स कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो बढ़ गया है। इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। रिपोर्ट में बोला गया है कि एक मार्जिनल तरीके से इंप्रूवमेंट है। इसके बारे में रिपोर्ट में थोड़ा सा है, वो भी कुछ ही जगह पर है, सभी जगह नहीं है। अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो रिपोर्ट कहती है एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस डिक्रीज हो गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर डिक्रीज हो गया है, चाहे इंडस्ट्रियल यूज हो या इरिगेशन हो या डोमेस्टिक यूज हो। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द एंटायर कंट्री हैज इंक्रीज्ड। ऑन पूरे कंट्री का देखा जाए तो इंक्रीज हो गया है। और टोटल एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो गया है। अब रिपोर्ट ये भी कहती है द ओवरऑल स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन कंट्रीज 60%। जो एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर है वो 60% है पूरे देश का, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 100% से ज्यादा है। मतलब जैसे कि पंजाब है, सबसे ज्यादा पंजाब में पानी निकाला जाता है, हरियाणा है, राजस्थान है, दादर नागर हवेली है, यहाँ पर 100% से ऊपर है। और अगर हम दिल्ली देखें, तमिलनाडु देखें, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप वगैरह देखें तो यहाँ पर 60 से 100% है और बाकी राज्यों में 60 से कम है। ओब्वियसली बात यह है कि ग्राउंड वाटर
ख़त्म होता जा रहा है और उसकी वजह यह है कि जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स होती हैं, शुगर केन है, राइस वगैरह है, इनको उन क्रॉप से रिप्लेस किया जाए जब वाटर कंजम्पशन कम होता है। राइस को हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे देश से बहुत शुगर केन भी जाता है, राइस भी जाता है, इसका मतलब हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जबकि वाटर की हमारे यहाँ कमी है। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारा जो रिचार्ज है वाटर का वो थोड़ा बेहतर हुआ है, ये तो उसके बारे में पूरी रिपोर्ट हुआ करती है। और ये जो दूसरा तीसरा कॉलम है ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी पे है। इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है कि इस पूरे आर्टिकल का लॉजिक ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ऐसा बोला जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि इंडिया वैसे भी G20 की प्रेसिडेंसी लेने जा रहा है 1 दिसंबर को, तो क्यों ना इंडिया अपना रोल प्ले करे और रशिया यूक्रेन को एक मीडिएशन टेबल पर ले आए। तो उसके बारे में कंपैरिजन है कि ऐसा एक बार राजीव गांधी के समय भी हुआ था, जब सोवियत से चूंकि इंडिया के संबंध अच्छे हैं तो सोवियत या रशिया को मनाने में इंडिया का एक तरीके से एजेंसी के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ऑथर हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, वो कहते हैं कि ये 1980 के दशक में भी हो चुका है जब अमेरिका ने इंडिया को इस्तेमाल किया था। तो अगर इस समय करेंगे तो ध्यान रखें इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का अपना मोटिव है, इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो बेसिकली ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये पहले भी अमेरिका कर चुका है, अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से इंडिया को बात करनी चाहिए ताकि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म हो जाए। और हो सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के तहत हो सकता है भारत सरकार इसको अंडरटेक कर ले, तो अंडरटेक कर लेगी तो ये ध्यान रखे कि फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर ये कहते हैं कि भले ही समय बदल चुका हो लेकिन फॉरेन पॉलिसी के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो द करेंट एरा विद इट्स कंपल्शन फॉर इंडिया इज फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट ऑफ 1980s, बट the basic principles which govern the game of nations do not change. As in 1980s, so now the US and the West in general wish India to use such leverage as it may have with Mr. Putin to abandon the war and negotiate with Ukraine. तो ये कहने का मतलब है कि इंडिया के संबंध अच्छे हैं तो इंडिया को काम पे लगा दिया जाए, लेकिन इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से, देखिए लिखा हुआ है, when US positions became clear to Rajiv Gandhi, India US ties which were witnessing some warmth suffered. और ऐसे में फिर इंडिया यूएस के संबंध खराब हो गए थे जब असली मकसद पता लगा कि वो रशियंस का, सोवियट्स का विड्रॉवल अफगानिस्तान से चाहते थे, इसलिए इंडिया को इस्तेमाल कर रहे थे। उनका अफगानिस्तान में कोई पीसफुल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में कोई इंटरेस्ट अमेरिका का नहीं था, बस दे जस्ट वांटेड टू यूज इंडिया सो दैट रशियन द यूएसएसआर कुड बी, यू कैन से, कन्विंस दैट दे शुड लीव अफगानिस्तान। सिमिलर इज द पॉलिसी ऑफ अमेरिका इन यूजिंग इंडिया फॉर इट्स ओन पर्पस। तो बेसिकली इस आर्टिकल का उद्देश्य यही है, नथिंग एल्स। तो ये 4 आज एडिटोरियल पेज के कॉलम्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।